देखिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसका इंटरव्यू का, जो नए बच्चे उनके लिए है कि फियरलेस होना पड़ेगा आपको। भय जो है, जो फियर नहीं रखनी है आपको, किसी प्रकार का कोई फियर नहीं रखना है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये वार्तालाप है आपका, आपके और बोर्ड के बीच जो है वह आपका इंटरनल व्यू आपका जानना चाहता है वह, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है ना। इसको साक्षात्कार हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपके साथ चूंकि देखिए आपका पहला क्या था, पीटी था, दूसरा मेंस था और तीसरा आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो पीटी में आपका नॉलेज का टेस्ट हो गया, मेंस में आपका स्किल का टेस्ट हो गया, राइटिंग स्किल का, और तीसरा है आपका ओरल प्रेजेंटेशन। किसी चीज पर आप क्या व्यू रखते हैं, है ना, ओरल व्यू, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये आपके बारे में जानना चाहता है। नॉलेज का टेस्ट आपका हो चुका है, राइटिंग स्किल का टेस्ट हो चुका है, आप एलिजिबल हैं पद के लिए जो AAO और आपका जो 68 BPSC है, ये दोनों के लिए आपका। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है इंटरव्यू में कि जो आपका टाइमिंग है, वो टाइमिंग अब BPSC पैटर्न को बदल चुका है, ठीक है। BPSC पैटर्न क्या बदला है, पैटर्न ये बदला है कि पहले जो है इंटरव्यू का जो टाइम होता था वो 20 से 25 मिनट का लगभग हुआ करता था, ठीक है। जो टाइम की बात हम करते हैं इंटरव्यू में, इसका टाइम जो हुआ करता था वह था 20 से 25 मिनट, ठीक है। अब न्यू पैटर्न में टाइम घट गया है, टाइम हो रहा है 12 से 15 मिनट, ठीक है। ध्यान रखें, समय घटा दिया गया है, ठीक है। पहले था आपका 120 को ही लेके चलते हैं, उसके पहले 150 नंबर का था। तो मार्क्स जो था आपका वह मार्क्स है 120 का, आज भी मार्क्स है 120 का, ठीक है, ठीक है। इसमें अब क्या चेंज हुआ है, चेंजिंग यही हुआ है कि मिनिमम अपीयरेंस का, अगर आप कुछ नहीं भी बोलते हैं तो मिनिमम अपीयरेंस का जो आपको मार्क्स है वह 30 तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वह 90, ठीक है। इस दोनों के बीच रहता है मार्क्स, ठीक है ना। एकदम साधारण बच्चा है तो उसको 30 नंबर आ जाएगा, और एवरेज बच्चा है तो एवरेज मार्क्स आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग मार्क्स सेटअप के हिसाब से देख लेते हैं। बाद में बात कर लो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 मार्क्स है, और ये है अक्सर बच्चे, बहुत बच्चे को 95 भी आया है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि बीच में बहुत मैटर हुआ करता था, किसी को 25, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 5, किसी को 105 तक, इसमें 105, 110 तक मार्क्स दिया जा रहा था। लेकिन अब एक सेंट्रलाइज मैटर हो गया है कि नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं देना है, तो इतने के बीच रहना है, ठीक है। ये इतना के बीच ही रहता है जनरली। तो 90 अगर मार्क्स आ गया तो बहुत गुड मार्क्स माना जाता है, सिलेक्टेड मार्क्स माना, सिलेक्शन मार्क्स है ये, ठीक है। ये तो खैर इसमें सिलेक्शन होगा ही नहीं इसमें मार्क्स में। तो कोई भी बच्चा अगर जो क्योंकि पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू तक पहुंचा तो निसंदेह बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, वो उसके पास स्किल है बस। लेकिन थोड़ी सी गलती होती है इंटरव्यू बोर्ड में और मार्क्स उसका घट जाता है। वो गलती केवल नहीं करना है, जानता सबको है, सब कुछ समझता है, लेकिन गलती हो जाती है वहां पर। कुछ गलती होती है जानकर, कुछ गलती होती है अनजाने में, अर्थात इन इग्नोरेंस में एरर हो जाता है, उसको केवल ध्यान रखना। अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन है, सिलेक्शन मार्क्स अगर आपका 70 से ऊपर और 85 के बीच में मार्क्स आता है तो निश्चित रूप से सर्टेनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सर्टेनली सिलेक्टेड कर जाएंगे आप, ठीक है। इसको अच्छा नंबर माना जाता है। जो भी एवरेज मार्क्स होता है 70 से 85 के बीच मैक्सिमम बच्चों का नंबर होता है, ठीक है। लेकिन वह बच्चे भी जो 60 है, 60 से 70 के बीच है, या 50 से 60 के बीच है, ये भी सेलेक्ट हो सकते हैं अगर इसका रिटेन में अगर 100 नंबर से लीड कर रहा है तो, या अगर रिटेन में 80 नंबर से लीड कर रहा है तो तब ये करेंगे। लेकिन अगर ये बच्चे कर जाएंगे सिलेक्टेड, ये अगर 50 से 60 भी अगर इंटरव्यू में लीड कर गए हैं ये मेंस में, तो अगर इधर थोड़ा भी कम आता है तो ये मेकअप कर जाता है। ध्यान रखना है चीज को। इसलिए जिसका रिटेन बहुत अच्छा गया है और अगर इंटरव्यू थोड़ा सा डाउन भी जाता है तो उसका दोनों का मार्क्स जोड़कर वो अच्छा रैंक में आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो कोशिश है कि अगर ये 10 से 12 मिनट, जो 12 से 15 मिनट का मार्क्स है उसमें हमारा 70 से 80 नंबर आ जाए, 70 से 80 नंबर आ जाए, कोशिश करना है। और अगर बाय दी वे 60 से 70 के बीच भी आता है किसी कारण से,
तो अगर इधर मेरा रिटेन बहुत अच्छा है, 50 से 60 का हम लीड कर चुके हैं, तो हमारा सिलेक्शन बनता है। लेकिन 70 से नीचे जाने पर आपका बहुत दिक्कत होने लगेगा। 60 से 70 के बीच में परेशानी होगी। अगर वो रिटेन भी हमारा बहुत अच्छा नहीं है और अगर इधर इंटरव्यू भी खराब हो गया, तो होता है क्या है कि वो बच्चे, कुछ बच्चे बॉटम लेवल में आ जाते हैं। जैसे आपका अभी जो है 325 लड़के रिटेन क्वालिफाई किए हैं, ठीक है ना, 325 बच्चे हैं। और इसमें डबल ए में कितना सीट है? 138। कितना है, कितना सीट है डबल ए में? हाँ, 138 सीट है, ठीक है। तो देखिए 1:3 में है, ये 1:3 में लगभग इनको लिया गया है, ठीक है। वही चीज है ना, लगभग वही है, ठीक है। हाँ हाँ, लगभग वही है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखना है, इसमें क्या रखना है कि 3:1 का रेशियो है अभी। तो निसंदेह इसमें क्या होगा कि 3:1 में 2 हमेशा छटेगा, 2 जो है रिजेक्ट होगा और 1 सेलेक्ट होगा इसमें से, ठीक है। ध्यान रखना है चीज को। तो हम इस 2 वाले में नहीं जाए, हम 1 में रहेंगे हमेशा, ठीक है। अगर उसमें से मान लेते हैं कि 3 बच्चा लगातार इंटरव्यू में गया, तो 1 उसमें से आ जाएंगे और यहाँ से 2 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए 138 में आपको हर हाल में आना है, 325 में। तो वही बच्चे आएंगे 138 में जिसका रिटेन में कम से कम 50 से 60 नंबर का लीड करेगा, लीडिंग होगा। और इंटरव्यू में वह 70 से 80 के बीच में मार्क्स लाएगा, उसका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो इधर कम, उधर रिटेन कमजोर होगा, रिटेन वाले 10 नंबर से, 20 नंबर से, 30 नंबर से, और इधर भी जो है 60-50 में रह गया, तो ये यही 200 वाले जो बाहर हो जाएंगे। तो इसको घटा दीजिए, मान लेते हैं कि 338 है और 138 को सेलेक्ट करना है, तो 200 बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 200 बच्चे निश्चित रूप से आपके इंटरव्यू में से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सीट ही उतना है और लेना ही है। तो आपको हर हाल में 138 में आना ही आना होगा, आना ही आना होगा। तो इसीलिए जिसका मेंस बहुत अच्छा है उनका इंटरव्यू पे फोकस कीजिए, ताकि दोनों मिलके आप अच्छा रैंक में आ जाइए। जिनका थोड़ा सा खराब है इंटरव्यू या मेंस में, तो उसको रिटेन को, इंटरव्यू को थोड़ा और खूब बढ़िया से मेहनत करके मेकअप कीजिए, ताकि गलती नहीं हो किसी प्रकार का और आप वहां पर सिलेक्टेड हो पाए, ठीक है ना। ये आपका रफ डेटा है जो बताता है कि इंटरव्यू में कितना नंबर, अभी तक का इतिहास रहा है, इतने वाले बच्चे हो ही जाते हैं, जनरली रूप से सेलेक्ट हो जाते हैं आपका, ठीक है। अब है कि इंटरव्यू का पार्ट क्या होता है, कहाँ से इंटरव्यू का मार्क्स मिलता है और कहाँ से इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग वो 200 में नहीं जाए और हमारा जो है लगभग इसमें ही हम लोग रहें और हमारा काम है। देखिए अब इंटरव्यू का पार्ट क्या होता है, क्या इंटरव्यू पूछा जाता है और क्या क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। यूपीएससी का तो अलग है, लेकिन बीपीएससी का जो होता है, क्योंकि बीपीएससी ले रही है इसलिए क्राइटेरिया वही रहता है, चाहे वह कंबाइन का हो, डबल ए का हो, ऑडिटर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो या 67 का हो, सबका हमने देखा है कि लगभग वही क्राइटेरिया रहता है, क्राइटेरिया वही है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका 3 भाग होता है। 3 भाग क्या होता है? पहले होता है पर्सनल है ना, डिटेल, आपका एक भाग हो गया, ठीक है। दूसरा भाग होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। इसका तीसरा भाग होता है करंट अफेयर्स। अभी जो बीपीएससी पूछ रही है, अभी जनरली रूप से यही 3 चीज पर घूमता है, ठीक है ना। ठीक है। और कभी कभी जो है पोस्ट प्रीफरेंस पर भी पूछता है, पोस्ट प्रीफरेंस, क्योंकि आपका एक ही पोस्ट है, तो पोस्ट प्रीफरेंस क्या पूछेगा आपसे? हाँ, डबल ए के बारे में आपसे पूछेगा, या 68 में जो भी आप दिए हैं, क्या काम है, कैसे होता है ना, ऑडिटिंग क्या होता है, इस पर भी है, आपको बता देंगे उस पर। इतना तरह का सेगमेंट चलता है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में आपका क्या क्या आता है? तो पर्सनल डिटेल्स में आपका आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा एकेडमिक, ठीक है, एकेडमिक आपका आ गया। दूसरा आ गया आपका नेटिव टाउन, ठीक है। तीसरा आ गया आपका हॉबी, ठीक है। चौथा जो है आपका हो गया, अगर कोई स्पेशल आपके पास डिग्री है, पीएचडी वगैरह किए हुए हैं, स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन है, तो उस पर अगर कोई पीएचडी कर रहा है, कोई पीजी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो उस पर ये ज्यादा करके सवाल बनता है, वहां पर आता है, ठीक है ना, समझ गए ना। ये सारा चीज आपके पास आपको रहेगा, ये आपको इतना देखना चाहिए, इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे एकेडमिक में क्या है, आप कहाँ से स्कूलिंग किए हैं, कहाँ से आपने कॉलेज किया है, ठीक है, आपका जो है कॉम्बिनेशन क्या था, सब्जेक्ट मैटर क्या था, कौन सा, मान लो आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। तो एकेडमिक में मतलब 10th
12 ग्रेजुएशन और पीजी किस कॉलेज से, किस महाविद्यालय से, वो महाविद्यालय क्यों फेमस है, कॉलेज क्यों फेमस रहा, क्या उसका ऐतिहासिक पहलू रहा, है ना, ये सारी चीजें है। आपका ईयर गैप क्यों है ना, तो वो सब चीजें आपको आई। हमारे 10th है, 12 है ना, ग्रेजुएशन है या पीजी है, ठीक है, ये सारी बातें आपका आ जाएगी, ठीक है ना। आपका स्कूलिंग है, कॉलेज है, ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी है, ये सब के बारे में जानकारी रखनी है, आपको पूछा जाता है वहाँ। उसके बाद आपका जो है स्पेशल कोई पेपर है, आपका कुछ पढ़े हैं वो है आपका, ठीक है। ये सारी चीजें बातें आपको वहाँ पर एकेडमिक में आपको जानना चाहिए, बताना चाहिए। ये आपका अपना डिटेल है, क्योंकि इसमें आप सहज हैं और स्टार्टिंग यहीं से होता ही है कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, आपने ग्रेजुएशन कब किया, आपने ग्रेजुएशन में क्या विषय लिया, फिर आपने जो है आपका ग्रेजुएशन में गैप क्यों है, आपका मतलब 2-4 साल 3 साल हो गया, अभी आप क्या कर रहे हो। ये सारा सवाल कॉमन है जो आपके साथ जाते ही आपको सामना में करना पड़ेगा ना। गैप ईयर क्या है आपका, गैप ईयर क्या है, ये सारी बातें आपको तैयार करना है, ठीक है ना। हाँ, फिर आपने जो सब्जेक्ट लिया वो सब्जेक्ट जो है क्यों बदला आपने कमीशन में, सब्जेक्ट चेंज पर आपको इस पर काम करना है। आपने मान लो मैथमेटिक्स लिया या इकोनॉमिक्स ले लिया, इस पर सवाल बनता है, क्योंकि ये प्रारंभिक सवाल है, ये बिल्कुल इनिशियल प्रेमा फेसाई सवाल है जो कि पूछा ही जाता है। इसमें आपको एकदम सहज रहना है, और ये स्टार्टिंग में इसलिए पूछा जाता है कि बच्चा नॉर्मल हो जाए। अब जाते ही पूछ देगा इकोनॉमिक्स का रूल, इकोनॉमिक्स का थॉट, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन, तो बच्चे नर्वस होने लगते हैं। थोड़ा सा उसका अपना एक रिलैक्स करने के लिए सवाल आपके जाने हुए सवाल क्षेत्र से पूछता है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पूरा बायोडाटा तैयार कर लीजिए 2-3 पेज में, कि आप कब मैट्रिकुलेशन किए, कब इंटरमीडिएट किए, कब आपने ग्रेजुएशन किया, कब पीजी किया, कौन सा साल किया, साल करिए, किस कॉलेज से किया, किस स्कूल से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, उस स्कूल का जो नाम है उसका ऐतिहासिक पहलू कर किसी महान व्यक्ति या दार्शनिक या स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हुआ, कॉलेज का नाम है, अभी वर्तमान में वीसी कौन है उसके, है ना। तो इस तरह से वो सारा चीज आपको कॉलेज के बारे में, अपने स्कूल के एकेडमिक के बारे में वो होगा। अगर गैप है, मान लो अगर आप मैट्रिकुलेशन के 2 साल गैप हो गया, तो क्यों गैप हुआ उसके बारे में जस्टिफिकेशन देता है। तबियत खराब हो गई थी, या हमारा पढ़ाई छूट गई थी, या कुछ हमारे आर्थिक कारण थी, या है ना स्वास्थ्य के कारण जो है हम नहीं कर पाए, तो ये सब जो कारण है जस्टिफाई, वो आप अपना एक पेज पे लिख के बना लीजिए। वो लिखते भी जाइए, क्वेश्चन के तौर पर बनाते जाइए, ताकि आपको वहां पर हम लोग भी पूछते हैं, मॉक लेंगे आपका, तो फिर उसमें भी आप यहाँ बता पाएंगे, ठीक है। नेटिव टाउन पर, यानी आपके शहर के बारे में पूछेंगे हम लोग, आप किस शहर के बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे जैसे मान लो बेतिया से, ठीक, या आप भागलपुर से बताते हैं, या सासाराम से। तो सासाराम एक ऐसा शहर जो ऐतिहासिक पहलू है, क्योंकि आज भी वहाँ शेरशाह का मकबरा है, आज भी जो है कुछ उसका ऐतिहासिक पहलू है, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान रहा है। तो ये बात आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप उस शहर से हैं, और अधिकारी बन के पूरे बिहार के 38 जिला में आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके शहर के बारे में विशेष क्या है, किस नदी के किनारे है, क्या दर्शनीय स्थल है, क्या धार्मिक स्थल है, उसका सांस्कृतिक पहलू क्या है, कोई लोकल उत्पाद उसका फेमस है या नहीं, है ना, आपके शहर का कोई जीआई टैग मिला या नहीं मिला, है ना, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, है ना। तो सारी चीज ये बातें आपको उस पर आपको जानना पड़ेगा उसमें, तब आपका वो अपना पर्सनल डिटेल, वो पर्सनल डिटेल में आता है, वो आपको तैयार करना है। वर्तमान में आपके जिलाधिकारी कौन है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक कौन है, आपके माननीय विधायक जी कौन है, माननीय सांसद कौन है, या आपके शहर से कोई केंद्र में मंत्री है या नहीं। ये इस तरह से बातें जो जब करंट है, ये आपको हमेशा अपडेट रहना है, इसको जानना, इसे बना लीजिए चार्ट एक अलग से। आपके जिला की साक्षरता दर क्या है, आपके जिला का जनसंख्या क्या है, आपके जिला में लिंगानुपात क्या है, आपका जिला में गरीबी इतना क्यों है। तो ये सब आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, धार्मिक पहलू, है ना, स्वतंत्रता में आंदोलन, ये सारी बातें आप 1-2-3 पेज में तैयार कर लीजिए। आपका ये पर्सनल डिटेल कब क्या पूछ देगा, हो सकता है आप जैसे मान लो बोलते हैं आपका सर, हो सकता है आपके शहर के वहाँ एक इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर बैठा हो, तो कुतूहल बात पूछ देगा कि भाई बताइए आप एक्चुअल में आप वहाँ गई तो क्या देखी आप, तो आप बता सकते हैं 5 दर्शनीय स्थल, 5 ऐतिहासिक स्थल, इस तरह से आप 2-4-5 जो हो आप उसमें काम करेंगे अपने टाउन के बारे में, ठीक है। हॉबी बड़ा मस्ट है, हर बच्चे का एक हॉबी होना चाहिए, या तो हॉबी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 1 या 2 हॉबी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप हॉबी पर काम कर लीजिए, अपने टाउन के बारे में कितनी बातें बताएं, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर,
विधायक, एमपी, आपका आपके जिलाधिकारी, आपके डीएम, आपके एसपी, है ना, आपका अपना अनुमंडल, आपका प्रमंडल, आपके कितने पर उसका प्रमंडल कितने, अनुमंडल कितने, किस कमिश्नरी में आपका जिला, ये पूरी जानकारी आपको जिला के बारे में, क्योंकि आप लोकल अधिकारी बनने जा रहे हैं। इस तरह से आपको पूरे से बिहार के जानना चाहिए, लेकिन आप अपने शहर के बारे में पहले जान लीजिए, ताकि आपका जो है इस तरह आप आराम से वहां बता पाएगा, सहज हो पाएगा। ठीक है ना। एक हॉबी तो आप बना ही लीजिए। हर बच्चों का एक हॉबी होनी चाहिए, जो भी हॉबी आपका है। हॉबी का मतलब होता है, हॉबी किसे कहते हैं? हॉबी का अर्थ हुआ कि आप उस काम को करने के लिए अलग से समय निकालते हैं, या उस काम को किए बिना आपको मन नहीं लगता है, या वैसा काम है, वैसा चीज है, वैसी आपकी आदत है जो आपको सुकून देता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है काम करके। अब जैसे देखिए आपको पढ़ा के हमको अच्छा लगता है, इट इज माई हॉबी। बहुत बच्चे को चित्रकारी की हॉबी है, बहुत बच्चे को जो है मोटिवेशन करने की हॉबी है, बहुत बच्चे नॉवेल पढ़ते हैं, बहुत बच्चे साइकिलिंग की हॉबी है, बहुत बच्चे का छोटा फिल्म देखने की हॉबी, बड़े फिल्म देखने की हॉबी है, कुछ लोगों को ऐतिहासिक स्थल घूमने की हॉबी है ना, किसी को मेहंदी लगाने की हॉबी है, किसी को खान पान में बड़ा रुचि है, खूब बढ़िया से खाना बना के खिलाती है, बनाती है। तो डिफरेंट टाइप का, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी हॉबी क्या हो सकती है, लेकिन हर एक बच्चे की हॉबी होनी चाहिए। आप पूछिए क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि जब आप अधिकारी बनेंगे, बीपीएससी चयन करेगी, तो वो जानना चाहता है कि यह व्यक्ति नीरस तो नहीं है, मतलब समाज का अजीब आदमी तो नहीं है, नॉर्मल तो है नहीं है। आपको कहेगा सर मेरा हॉबी नहीं, कहेगा गजब आदमी है भाई आप। अगर आप मान ले अपने सरकारी काम से उब गए, परेशान हो गए, तो अल्टीमेटली आप कहाँ जाएंगे? आपको सुकून कौन सा देगा? क्योंकि एक अधिकारी को सुरक्षित भी तो रखना है। तो चलो भाई 2 घंटे के लिए निकले, अपना हॉबी मस्त हो, आपको सुकून मिला, आप रिलैक्स हो गए मेंटली। क्योंकि अधिकारी ज्यादा मेंटली काम करते हैं, शारीरिक काम तो होता नहीं, और मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हॉबी है, उसके मन के अनुसार कुछ काम मिला, मन के अनुसार वार्तालाप हुई, मन के अनुसार रहा, तो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए हॉबी के बारे में पूछा जाता है, हर अधिकारी से पूछा जाता है, और हर अधिकारी की एक हॉबी होती है। और अगर नहीं भी है तो आप बना लीजिए अपना हॉबी। ठीक है, अगर आपका हॉबी नहीं भी है तो आप एक हॉबी अपना बना लीजिए, चाहे जो हॉबी हो। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को मधुबनी पेंटिंग पसंद है ना, कोई चित्रकारी करते हैं, किसी को भाषण देना पसंद है, किसी को मोटिवेट करना पसंद है, कोई मोटिवेट होना चाहता है, किसी को बुजुर्गों से गप करना अच्छा लगता है, कोई बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वह भी एक हॉबी है ना। कोई गरीबों का सेवा करते हैं, वह भी एक हॉबी है। तो आपकी क्या हॉबी है, क्या आप, लेकिन उसकी रेलिवेंसी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही हॉबी आप सेलेक्ट करेंगे तो हॉबी की रेलिवेंसी बतानी पड़ेगी, आपका ये हॉबी क्यों है और क्या करते हैं आप इसमें। ठीक है, अब बहुत बच्चे लिखते हैं भाई मेरी हॉबी डायरी लिखना है। ठीक है, तो डायरी आप लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, वो जानना चाहेगा, क्योंकि आपका अपना पसंदीदा हॉबी है। उसका लाभ और उसका गुण या दुर्गुण, उसका हानि लाभ जानना चाहेगा आपसे। आप जस्टिफाई कीजिए उसको कि नहीं सर मेरी हॉबी है। अब आपने जैसे बोल दिया सर मेरी हॉबी है नॉवेल, उपन्यास पढ़ना, तो तुरंत अगला जैसे इंटरव्यू बोर्ड है उसके मन में आएगा भाई कौन सी उपन्यास आप पढ़ती हैं, तो बोलेगा सर मैं प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ती हूँ। तो बताइए हाल के दिनों में कौन सा उपन्यास आपने पढ़ा है प्रेमचंद का, या 5 ऐसे उपन्यास का नाम बताइए जो प्रेमचंद ने लिखा है। तो सर गोदान है, गबन है, पूस की रात है ना, तो कई तरह के आप बताते हैं, वहाँ नमक का दरोगा, बहुत सारी कहानी है उनकी। तो कहेगा ठीक है बताइए आप जो है पूस की रात में हल्कू कौन था। अगर एक्चुअल में पढ़े होंगे तो पूस की रात आप जानते होंगे उसमें हल्कू कौन है, या जो उसके किरदार है, जो कैरेक्टर वो कौन है। तो यहां तक आपका पीछा करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है कि आपकी हॉबी है नहीं है। तो यू हैव मस्ट बी ए हॉबी, आपकी हॉबी एक होनी चाहिए। अब इसे सवाल ऑडिटर में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन जो 67 बीपीएससी हुआ उसमें सभी बच्चों से हॉबी पूछा गया, तो पूछेगा, आपसे ही पूछेगा। इसलिए 67 और 68 और AA वाले दोनों पढ़ लीजिए और बनाइए भी, यही सी बहाने आपकी एक हॉबी बन जाएगी, जो भी आपकी हॉबी है। तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका ठीक है, आपका कथक नृत्य है, एक बात कर रहे हैं नृत्य करना है, तो बताइए भाई ये नृत्य कहाँ उदय हुआ, इसका कौन सा क्षेत्र है भारत का जहाँ इसका जन्म हुआ, या इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम बता दीजिए, या अभी हाल में राष्ट्रीय अवार्ड अगर मिला हो कथक पे तो उसका नाम बता दीजिए। कोई ऐसे नर्तकी का नाम बताए, नृत्यकार का नाम बताए जो कथक के लिए बड़ा फेमस हुए थे, क्या आपके बिहार में कोई हुए वो बता दीजिए। हम तो इस तरह से सारे पढ़ो, उसकी भाव क्या है, उसकी मुद्राएं क्या है वो बता दीजिए। आप संगीत का बोलते हैं तो बताइए संगीतकार कौन थे। ठीक है,
तो ये सब चीज आपके उसके बारे में थोड़ा सा एक आध पेज तैयार कर लेनी चाहिए। अब जो पूछेगा उसके अनुसार आप बताएंगे। जो नहीं जानेंगे सबसे सीधे बोलेंगे सॉरी सर, मुझे सर याद नहीं है सर, या मैं सर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी सर नहीं, क्षमा किया जाए सर, श्रीमान क्षमा किया जाए, मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं, या मैं अब तक सर इतनी ही इस पे जानकारियां प्राप्त कर सकी हूँ सर, मैं जाकर इसे और भी अध्ययन कर लूंगी। हो गया, आपकी स्वीकार भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गया। एग्जामिनर का, इंटरव्यूअर का ओके ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है आगे बताइए। तो ऐसा थोड़ी कि आपको वहां गला टिपता है या आपको डांटता है, ऐसा नहीं है। तो आपको वहां पर सहज रूप से बनना, एकदम सहज रहना, नॉर्मल रहना, कहीं से कुछ रहना। तो जो भी हॉबी है अपने सारे बच्चे हॉबी बना लिए। अगर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन आप हैं, मान लो बीएड किए हुए, ठीक है, पीएचडी किए हुए, ठीक है, या एमबीए किए हुए, ठीक है, मान लेते हैं। तो बीएड किए हैं लेकिन आप आ रहे हैं AA में, आप आ रहे हैं 68 में, क्यों आ रहे हैं भाई? तो बताना पड़ेगा। आप कहीं टीचर बन गए, टीचर चले जाते, अच्छा है बीएड की डिग्री थी, आप बीटेक है भाई, क्यों इधर आ गए, कहीं इंजीनियर बन गए? तो बताना पड़ेगा आपको। वहां स्पेशल डिग्री जब भी होगी तो बताना होगा कि सर निसंदेह मैंने सर बीटेक किया है, निसंदेह सर मैंने बीएड किया है सर, लेकिन मुझे बचपन से ही सर मुझे प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का सर बहुत मतलब इच्छा थी सर, और मैं चाहता था कि प्रशासनिक अधिकारी बनूं। और अगर ये सर मेरी डिग्री बेकार नहीं होगी सर, चूंकि अगर मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूंगी भी, अगर हो जाती हूँ, तो निश्चित रूप से गरीब बच्चों को या जो बेसहारा है या समाज के जो एकदम बिल्कुल अंतिम पायदान पे लोग हैं, मैं उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करूंगी सर। मैं समय मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी, मैं पढ़ाऊंगी, और ये डिग्री मेरा उपयोगिता हो जाएगी उसकी वहां पर। तो हो सकता है आप मतलब एकदम जस्टिफाइड, नेचुरल बोलिए, झूठ भी बोल रहा है तो नेचुरल बोलिए, ताकि अगले को लगे कि नहीं बड़ा जेन्युइन, बड़ा इनोसेंस भाव से बता रहा है, बोल रही है। देखिए वो जानते सारा कुछ है, बट आपका जो है, आपका वो चाहते हैं क्या, आपका चाहते हैं आपका जवाब, आपका व्यू क्या है, आप कितना दूर तक सोच पाते हैं, आपका इंटरनल व्यू क्या है किसी चीज के बारे में। उनको आंसर सब पता है, सब हर बच्चों से ही पूछ रहा है, लेकिन आपकी जेन्युइनिटी को जांचने के लिए आपसे बात करते हैं। 5 मेंबर रहेंगे, आप सहज रहेंगे, सारे सीनियर रहेंगे, रिटायर्ड रहेंगे, एक आध चेयरमैन रहेंगे उसमें, फिर आपसे बात करेंगे। बस इसमें डरना क्या है, कोई डर ही खत्म कर दीजिए, फियर नहीं। इंटरव्यू का फियर जिस दिन खत्म कर दीजिएगा उस दिन इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। और अगर डरे हुए रहिएगा तो चेहरा आपकी मतलब पकड़ में आ जाता है कि डरा हुआ व्यक्ति है, सहमा हुआ व्यक्ति है, अंदर से कांप रहा है, हाथ पैर हिल रहा है, ओठ कांप रहा है। तो डर को एकदम खत्म कीजिए। अरे क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, और वैकेंसी और आ रहा है, लेकिन पहले से ही डर के मेरा नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, ये सब नहीं बात रखनी है। बस सिंपल एकदम, और जो पूछेगा जवाब देंगे, नहीं जानेंगे नहीं देंगे, खत्म हो गया। नहीं होगा नहीं होगा, होगा तो होगा, बस खत्म। इतनी बात एकदम माइंड में रखना है और होना है। जब हर चीज अच्छा हो रहा है, आज भी देखिए पीटी में आप डर रहे थे, पीटी हो गया, मेंस में डर रही थी, मेंस हो गया, अब इंटरव्यू डर रहे, होगा। उतना ऐसा नहीं, वहां तो चूंकि इतना नहीं डर जाना है कि कंठ सूख रहा है, ओठ सूख रहा है, पैर कांप रहा है, अब रोने लगे, रोके निकल गए, कांप गए, नहीं, जो भी एकदम सहज रहना है। और जब नेचुरल रहिएगा उसी तरह, बस नेचुरल उनको चाहिए, नेचुरल, ना आर्टिफिशियल बनने की कोशिश भी नहीं करना है ज्यादा कि हम ये जान रहे हैं वो जान रहे हैं, या हमारे पास ये नहीं, ज्यादा जो पूछ रहा है वो बताना है। अगर आपको हंसने की आदत नहीं तो हंसना भी नहीं, एकदम सहज सीरियस रहना है। किसी को अगर मुस्कुराने की आदत है तो मुस्कुराना है हल्का फुल्का, ताकि नॉर्मल रहे, जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल, चेहरे को कोई विशेष नहीं बढ़ाना है। आप किसी आदमी का है कि भाई बोलने क्रम में थोड़ा सा मुस्कुरा देता है तो ठीक है, बोलिए। आप कितना रोकिएगा, जो भगवान चेहरा बना दिया, जो रूप दे दिया, जो रंग दे दिया, जो व्यवहार दे दिया, तो थोड़ी बदलने वाला है, एक दिन में थोड़ी चेंज हो जाइएगा, नहीं होगा। इसलिए एकदम नेचुरल जाइए, नेचुरल इंटरव्यू दीजिए वहां पर आप, बस जो आप है बस वही है, उसको बस उसको जो देखना है वो देख लेंगे आप में, जो ढूंढना है वो ढूंढ लेते हैं। इसलिए कुछ नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं, एकदम। बहुत जगह इंटरव्यू मॉक दीजिएगा, जाइएगा, हाँ क्या, हाँ आ रहे, हाँ आ रहे, बता रहे, तो बस आपको नेचुरल रहना है, बिल्कुल सहज रहना है, विदाउट फियर रहना है, एकदम आराम से आई कांटेक्ट बना के एकदम बोलना है, जवाब देना है वहां। ये सारी बातें स्पेशल क्वालिफिकेशन में जस्टिफाई कर देंगे आप। अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है उस पर काम कर लीजिए, कोई स्पेशल डिग्री लिए है ना, तो उस पर आप काम कीजिए और बताइए वहां, वो क्रॉस करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन क्रॉस करेंगे, हो जाएगा। अब इसी में मान ले कोई जॉब वाले, ठीक है, जॉब वाले, तो जॉब वाले में आपसे पहले ही सवाल पूछेगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आप झूठ नहीं बोले, सच बता दीजिए कि सर मैं अभी भारत सरकार के या बिहार सरकार के अमुक
ऑडिटर, जैसे जो लोग ऑडिटर है, अभी बहुत सारे ऑडिटर हैं, तुम बोलिए कि सर मैं ऑडिटर हूँ सर, मतलब हाल के दिनों में ही मैंने चयन हुआ है मेरा सर जॉब में, 2 महीने या 1.5 महीने हुआ ये सर। हाँ, तो सर मैं ऑडिटर के रूप में अभी उसमें बोल दीजिएगा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित है ना, ऑडिटर के लिए मैं चयनित हुआ हूँ और मैं वर्तमान में अमुक जिला में पदस्थापित हूँ सर, और लगभग 2 महीने हुए हैं। मैं समय जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो फिर समझ जाएगा 10 साल पुराना ऑडिटर है, रगड़ना शुरू कर देगा आपको। वह समय जरूर बता दीजिएगा। या जो लोग जॉब में है, माने रेलवे में, बोले सर मैं भारतीय रेलवे अमुक अमुक पद पर हूँ सर, तो बताइए आप क्या करते हैं, आपको चूंकि तुरंत वहां पर आ जाएगा आप क्या काम करते हैं, क्या नेचर ऑफ वर्क है आपका, आपकी सैलरी कितनी है, कौन सा स्केल में आप हैं, ठीक है, ये बताइए। तो फिर आप भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का छोड़ के आप क्यों आना चाहते हैं, तो आपसे एक ही सवाल पूछेगा, आप क्यों आना चाहते हैं, कहेगी सर चूंकि मेरी इच्छा थी सर कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित प्रशासनिक अधिकारी में जाऊं, और मुझे सर एक अवसर मिला है, इसलिए मैंने सर मैं श्रीमान के समक्ष उपस्थित हूँ। नंबर 1। नंबर 2 कि सर वह जॉब भी मेरे रुचि का ही है सर, मैं भी वहां मन से काम करता हूँ, ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर अवसर से सर चूंकि मुझे प्राप्त हुआ है सर, तो मैं चाहता हूँ इस बेहतर अवसर का भी उपयोग किया जा सके। दूसरा जवाब हुआ। तीसरा कि आप केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में आना चाहते हैं, बोले सर निसंदेह सर केंद्र सरकार सुविधा युक्त जॉब है सर बिहार सरकार के तुलना में, लेकिन मुझे बिहार सरकार का सेवा करने की सर बचपन से इच्छा है, या सर मुझे शुरू से मेरी अभिलाषा रही है कि सर मैं बिहार सरकार का सेवक बनूं, और सर इसी अभिलाषा पूर्ण हेतु मैं सर श्रीमान के समक्ष उपस्थित हूँ। सिंपल जवाब हो गया, बहुत ज्यादा नहीं देना है उसमें, बस अपना बता दिए निकल गया। तो कहेगा कि भाई, फिर कहेगा कि आप तो पहले से जॉब में है, आपको नहीं लगता है कि आप किसी एक बेरोजगार का जो है जगह आप उसका बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप छोड़ दीजिएगा किसी का हो जाएगी नौकरी। तो वहां पर बोलना है कि सर बिल्कुल सर मैं सहमत हूं सर, लेकिन अगर मैं योग्य होंगे सर तो मुझे मिलेगी, अगर हमसे ज्यादा योग्य अगर कोई होते हैं सर तो निश्चित रूप से सर उसे मिलेगा सर। हो गया, आपकी योग्यता आप मान भी गए, हो गया। अगर सर मेरी सिलेक्शन होती है तो मैं विचार करूंगा, और नहीं होती है सर निसंदेह रूप से, तो मैं हमसे ज्यादा अगर कोई योग्य होंगे, अगर वो सारे पैमाने क्राइटेरिया कसौटी को पार करते हैं, तो निसंदेह सर उनका ही होगा सर। वो हो गया। अब ये नहीं बोलेंगे सर बेरोजगार है तो क्या हुआ, हम उधर रिजाइन करेंगे, इधर आ जाएंगे, हमको ही मिलना चाहिए, हम काहे नहीं ले सकते हैं, किसी का स्वार्थ नहीं दिखाना है आपको, बीच बिछा एकदम मध्यम मार्ग, गौतम बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग पकड़ के निकल जाना है वहां। ये सब सवाल क्रॉस होगा आपके साथ। हम लोग भी मौक में बहुत पूछते हैं बच्चों से कि भाई क्यों छोड़ना चाहते हैं आप, बताइए क्या कारण है, तो सर स्केल ज्यादा है, ठीक है वह भी एक तथ्य है, लेकिन आखिर छोड़ना क्या है। आपको नहीं लगता है किसी बेरोजगार का आप जॉब खा रहे हैं, अरे आप छोड़ देते अभी नहीं आते दूसरा कोई ले लेता। तो सर निसंदेह सर अगर मुझ में योग्यता होगी, अगर मैं पैमाने पे अगर खड़े उतरता हूँ तो निसंदेह सर मेरा होगा, अगर नहीं उतरता हमसे बेटर अगर कोई होते हैं, बेहतर होंगे, तो निसंदेह सर उसका ही होगा सर। हो गया, दोनों बात निकल गए बोल, ठीक है ना। तो ये सारा जस्टिफिकेशन पर्सनल डिटेल से आपका चलेगा, क्योंकि इस बार टाइम घटा है, किसको, ईयर गैप को। हाँ ईयर गैप में देखिए, हाँ देखिए ईयर गैप जो होता है, जैसे अगर आप बताते हैं कि सर मैंने सर 2018 में ही ग्रेजुएशन किया था सर, तो उनके पास छोटा सा समरी जो है बायोडाटा आपका जाता है, जिसमें केवल आपका एकेडमिक रहता है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं रहता है उनके पास, मेंस का मार्क्स भी नहीं रहता है। तो वो आप जो बोलते हो मैच करता है, वो मिलाता है, या कभी कभी आपसे पहले ही सवाल पूछ देगा, क्या साहब आपने 2018 में ग्रेजुएशन किया और 23 आ गया है, अब अभी तक आप जो है जॉब नहीं ले पा रहे हैं, या आप इतना तक दिन तक क्या कर रहे थे आप। तो बोले सर निसंदेह रूप से सर मुझे कुछ वक्त ज्यादा लगा है सर, मुझे पूर्ण सफलता तो सर अभी तक नहीं मिल पाई है, और मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूं सर। मुझे कई जगह आंशिक सफलताएं सर मिली थी, लेकिन अंतिम रूप से मैं चयन नहीं हो पाया हूं सर, और इसी में सर मुझे ज्यादा वक्त लगा है सर। तो बात साफ आ गई कि चूंकि अब बेरोजगारी का समय है, कई वैकेंसी भरना है, और आपका लेवल नहीं आ पा रहा है, तो समय तो गैप लगेगा ही लगेगा। तो ऐसा बोलना है उसमें कि सर निश्चित रूप से सर ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की लिया, मैंने बीपीएससी की तैयारी किया था, और मुझे कुछ लंबा वक्त सर लगा है, निसंदेह रूप से मुझे लगा है। और इसमें सर चूंकि मैं इसी दौरान तैयारी के दौरान ही मुझे कई जगह आंशिक सफलताएं मिली, लेकिन अंतिम रूप से सर मैं चयन नहीं हो पाया हूँ, और मैं अंतिम रूप से चयन हेतु सर प्रयासरत हूँ, और श्रीमान के समक्ष आज भी उपस्थित हूँ सर मैं। तो दोनों बातें आ गई आपकी कि आपका लेवल कम है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिली है, पीटी मेंस करके आप वहां आए हैं,
तो ईयर भी गैप हो गया। दूसरी चीज है, अगर कहीं जॉब किए हैं तो आप बता देंगे सर मैं इसके पूर्व किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था या सर ये काम करता था, और फिर मैंने इधर प्लान किया, मैंने शिफ्ट किया और फिर मैं तैयारी में सर आ गया। तो इस तरह हो सकता है। और क्या करना है, जान रहे हो, सब जान रहा है, वो जान रहा है हाँ क्या रीजन है नहीं पता, लेकिन आपको अपने ढंग से आपको बात करनी है। तो ये आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया, इस पे अपना काम कर लीजिए आप लोग, क्योंकि जब मॉक लेंगे हम तो पूछेंगे इसमें आपका, इसमें मुश्किल से 2-2.5 पेज आपका काम होगा, आराम से सारा बातें आ जाएगी। जो मैं बोलता हूँ लिखते भी जाइएगा डायरी में, एक इंटरव्यू का कॉपी अलग से डायरी खोल लीजिए, उसमें सारी बातें लिखते जाइए, करते जाइए, ठीक है ना। ऑप्शनल पेपर की बात आती है, तो ग्रेजुएशन में अगर आपका अलग है और यहाँ पर आपका अलग है तो फिर आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ सवाल पक्का बनेगा, और इसमें सवाल हमेशा हर बच्चों से पूछा ही गया है। तो ऑप्शनल में जैसे ग्रेजुएशन का पेपर आपका अलग है, ग्रेजुएशन या पीजी का, यूजी या पीजी का आपका अलग है, और बीपीएससी में आपने अलग ले लिया, तो यहाँ आपका जैसे मान लेते हैं कि आप मैथ है आपका, ठीक है, या अकाउंट है, और यहाँ आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, तो वो पूछेगा आपसे कि क्या साहब आपने पीजी किया, आपने यूजी किया, 3 साल ऑनर्स किया आपने, 2 साल आपने पीजी किया, और आप मैथ को छोड़ दिए यहाँ के, ऐसा क्यों किए? क्या मैं मान लूं कि आपका ये रुचि का विषय नहीं था? तो कहें तब आपको वहाँ थोड़ा सहज रूप से बोलना होगा कि सर मेरी मैथ भी सर मेरी रुचि का ही विषय था सर, वो इसलिए मैंने सर उसमें स्नातक भी किया सर और स्नातकोत्तर भी किया सर। जहां तक बात है सर बीपीएससी में सब्जेक्ट चयन की बात सर, जब मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस को देखा और मैंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखा, दोनों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया सर। तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात मुझे लगा कि कम समय में, है ना, मैं इकोनॉमिक्स की बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। जो कमीशन की क्राइटेरिया थी, बिहार लोक सेवा की जो क्राइटेरिया है, जो सिलेबस था, उस हिसाब से मैंने उसको सहज रूप से मैं सहज लगा सर मुझे, और मैंने उसे कम समय में तैयारी करने के उद्देश्य से मैंने उसे चयन किया सर, ठीक है। या मैथमेटिक्स सर मेरा गैप हो चुका था काफी, मतलब 18 में, 19 में, 20 में किए थे, तो अंतराल होने के कारण सर मुझे थोड़ा सहजता नहीं लग रही थी, और इसलिए मैंने सर इकोनॉमिक्स का चयन, और सर उस चयन का परिणाम है कि सर मैं आज श्रीमान के साक्षात्कार हेतु उपस्थित हूँ सर। तो दोनों बातें आ गई कि मेरा रुचि का भी विषय है और मैंने इसको सहजता पूर्वक, चूंकि इसमें आप बोलिए इसी में जोड़ दीजिए कि सर इकोनॉमिक्स में हमारे पास मार्गदर्शन भी सर उपलब्ध हो चुका था, और गत वर्ष के प्रश्न पत्र को देखने से मुझे लगा कि मैं अच्छा इसमें लिख पाऊंगा, और मैंने सर ये 2-3 क्राइटेरिया बताइए, और इसके कारण मैंने सर अर्थशास्त्र को मैंने चयन किया है सर। अब जो भी आपका पिछला विषय वाले, किसी ने ज्योग्राफी रखा, किसी का अकाउंट था, किसी का कॉमर्स था, है ना, और वो इधर आके चेंज कर लिए, तो चेंज तो करना है, क्योंकि एक ही विषय ले सकते हैं, विकल्प वही है। जो आपको सहज लगा, जिसमें आपको मार्गदर्शन उपलब्ध था, ठीक है, जिसमें आप कम समय में तैयार हो पा रहे थे कमीशन के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप अपना चयन कर लीजिए। ये तीनों मॉडल और आइडियल आंसर है जिसके अनुसार हर बच्चे बोल के निकलते हैं और सेलेक्ट भी हो गए। आपको कुछ नया नहीं बता देना है, अलग से करना नहीं, ये नहीं बोलना कि सर इसमें मार्क्स आता है, इसमें नहीं आता है। अरे आपको क्या दिक्कत था, आप अपना बताइए ना, छोड़िए आवे नहीं आवे मार्क्स से। आप सहज नहीं थे, आपके पास सोर्स नहीं था, आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं था, बस सीधा बात है, हमने ले लिया, इसको चयन कर लिया, तो आपका ये बात आप वहां पर आराम से बोल पाएंगे, ठीक है, और ये चीज आप करेंगे, ठीक है, इतना देखिए। तो ये आपका ये इस पर सवाल पक्का रहता ही रहता है, मान के चलिए। करंट अफेयर्स में आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर। एक बिहार का पढ़ लीजिए, प्रभात खबर, और एक नेशनल पढ़ लीजिए, जो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जो पढ़ना है आपको, ठीक है, या हिंदुस्तान जो पढ़ना आप पढ़ लीजिए, लेकिन एक बिहार का रखिए और एक वहां का रखिए, ठीक है। दूसरा पढ़ लिए योजना और प्लस कुरुक्षेत्र। तीसरा अप टू डेट के लिए पीआईबी, और चौथा डिबेट सुनने के लिए संसद टीवी। ये सब आप अपने मोबाइल में पीआईबी का ऐप ले लीजिए, संसद टीवी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। योजना कुरुक्षेत्र जो है 2-3 महीने का 20 से 25 रुपए दाम पड़ता है, इसको उठा लीजिए, सब आर्टिकल को थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे पूछता है आपसे, कई बच्चों से पूछा गया है कि बताइए आप जो है कोई पत्रिका पढ़ते हैं क्या? तो बोलता है लड़का, सर पढ़ते हैं ना, प्रतियोगिता दर्पण, यूरिटेरिया पढ़ते हैं, कई पत्रिका होता है सब। तो आपको बोलना कि सर मैं योजना पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और मैं कुरुक्षेत्र पढ़ती हूँ सर, जो प्रकाशन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होता है। सुन के बड़ा खुश होगा कि चलिए कम से कम बिहार सरकार के प्रकाशन विभाग का वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका वहां पर आपसे पूछा जाएगा, वो समझ गया ना, ये आपको बतानी है। फिर पूछेगा क्या आप कोई
ऐप यूज करते हैं? कहे सर यस सर, संसद टीवी। यस सर, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो, इट इज माई फेवरेट ऐप सर। उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि जो लड़का संसद टीवी सुनता है, आपको बता देगा टीवी देखते हैं, हाँ सर कलर टीवी देखते हैं। तो क्या कलर में देखते हो? कलर में देता है कोई, ये क्या, वो सब तो इंटरटेनमेंट चैनल है। तो आपको बताना है संसद टीवी, आपको बताना है PIB, ठीक है ना, आपको बताना है दैनिक प्रभात खबर। पक्का पूछेगा कि क्या आज ने आप अखबार पढ़ा है? जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन पूछेगा, बताइए 2 राष्ट्रीय खबर बताइए और 2 अंतर्राष्ट्रीय खबर बता दीजिए। तो आपको पढ़ के जाना होगा पेपर उस दिन। या पिछले 1 सप्ताह के अंदर बताइए कोई ऐसी बड़ी घटना भारत सरकार में हुई है या विदेशों में ऐसी कुछ हुई है जो बता, उसके बारे में बताइए आप। अभी जितना 67 का इंटरव्यू हुआ था उसमें हर बच्चे से इजराइल हमास का युद्ध पूछा गया था, रूस यूक्रेन का युद्ध पूछा गया था, मणिपुर संकट पूछा गया था, क्योंकि घटना घटी थी। वो जितने बुजुर्ग हैं वो आपकी तरह थोड़ी प्रतिष्ठा दर्पण पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, या थोड़ी रिटेरिया या टेरिटेरिया पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़े? उसको क्या जरूरत? वो पेपर पढ़ते हैं, पेपर से उसको सारा चीज मिल जाता है। वो डिबेट संसद टीवी का देखते हैं। ये चीज जो वो पढ़ते हैं वही पढ़िए ना आप, और उसके बाद जाइए पढ़ के देखिए, आराम से जवाब दीजिएगा, उसके मन के अनुसार जवाब दीजिए, खुश हो जाएगा। तो ये सारी चीज आपको करना है, और इसमें से आप अभी से कलेक्ट करना शुरू कीजिए। जो आर्टिकल लगे, इससे थॉट डेवलपमेंट होगा, आपका एक थॉट होगा कोई भी चीज के बारे में, आर्टिकल के बारे में, आपको घटना के बारे में होगा। इस बार का देखिए योजना मैगजीन में पूरे 1 साल का घटनाक्रम दिया है, बीच का पेज में होगा, तो हम आपको अभी फोटो खींच के हम डाल देंगे आपका व्हाट्सएप पे, जो नहीं लिए देख लीजिए। तो बहुत सारा चीज आते रहता है। अभी देखिए अभी हाल में G20 सम्मेलन हुआ है, ठीक है, भारत में बहुत बड़ी योगदान भूमिका रही है, इस पे आपका सवाल पक्का बनेगा। ये सारी चीजें आपको होता रहेगा, ये सब आपका बनेगा, ठीक है ना। तो जो भी करंट है, करंट अफेयर्स का संबंधित है, तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। और पिछले 6 मंथ का नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट आप एक जगह जमा कर लीजिए, और सब पे 2-2, 4-4 लाइन का एक थॉट बना लीजिए। जो भी घटना घटी है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, आर्थिक घटना, ये तीनों का एक पेज में बना लीजिए, और सब पे 2-2 लाइन, 4-4 लाइन आप उसको पढ़ लीजिए। आप आराम से बता पाएंगे कोई भी। अगर अभी कोई हाल में संसद में कानून पारित हुआ, या कोई नया एक्ट आई है, ठीक है, या कोई आर्थिक सुधार की बातें आई है, आपका कोई राष्ट्रीय खबर है, अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो पिछले 2-4 महीने से पूरा रन कर रहा है, चल रहा है, उस सब पर आपको ओपिनियन बनाना है, उसका रीजन, परिणाम जानना है। अब जैसे भारत रूस यूक्रेन युद्ध का भारत की आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, एक सवाल बन जाता है। अभी इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, उसका क्या प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। भारत की वैदेशिक नीति क्या कहती है, क्या इजराइल को मदद करना चाहिए या फिलिस्तीन को मदद करनी चाहिए, इस पर आपका विचार पूछ लेगा वो। तो ये सब पे जब तक डिटेल एक नहीं पढ़िएगा तो एक विचार नहीं बन पाएगी, भारत की क्या पक्ष होनी चाहिए। तो ये सब बातें आपको वहां पर आएगा, ठीक है ना। ये आपको लॉजिकली पूछता है वहां पर, तो ये इतना में कवर हो जाएगा। आपको 6 महीने का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना 2-3 पेज में बन जाएगा, बना लीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए अभी से पूरा लगातार, हर एक खबर को एक कॉपी खोलिए इंटरव्यू का, ऊपर में 3 पन्ना में लिखिए नेशनल खबर, इंटरनेशनल खबर और आर्थिक खबर। पढ़ते जाइए, मार्क लगाते जाइए, 1-1 लाइन लिखिए, 2-2 लाइन लिखते जाइए। जब पूरा ढड्डा नहीं लिखना है, पूरा कहानी नहीं, 1-1, 2-2 लाइन लिखते जाइए, और उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा। तो पर डे जमा कीजिएगा अपना, आपका IQ अभी से 20 दिन बाकी है इंटरव्यू का, तो आपका अपना तैयार हो जाएगा, अपना करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। अब बाकी अगर कोई मैगजीन आती है या कुछ भी आता है तो उसे मेन चीज आप जमा कर लीजिए, जो डिबेटेबल चीज है, जो कि आपको वहां पर बताना पड़ेगा। कौन कहा क्या नहीं पूछता है, वो आपको एक दे देगा मसला, उस पर आपको विचार पूछ देगा, जान जाएगा। तो ये सारा चीज आप कीजिए तो आपका करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए पर्सनल आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल आप बता देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप फंसेंगे, फंसता है हर बच्चा, तो जो जानते हैं तो बताइएगा, जो नहीं जानते हैं सॉरी सर मैं इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाई सर, मैं सर यहाँ से जाने के बाद देख लूंगी सर इसे, या सर मुझे इतना ही सर इसमें पता है, या मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, या कर पा रहा हूँ, मैं सर पढ़ी थी, थोड़ी सी जानकारी सर मुझे इसमें है, मैं पूरी विस्तृत जानकारी। देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट, इट इज द बेटर क्वालिटी फॉर एनी इंटरव्यूअर। कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो एक्सेप्टेंस बेटर फैक्ट होता है, याद रखिएगा। कटना नहीं है, बहानेबाजी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ तो बोलना ही नहीं है कभी, क्योंकि आपसे दुगने एज के लोग वहां बैठे हुए हैं, अब सारे सीनियर्स हैं, सारे 30 साल 40 साल IAS IPS में रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों को बोर्ड मेंबर बनाया जाता है, एक्सपर्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट में बगल में बैठा होता है, वो सारा एक्टिविटी पकड़ते रहता है। तो जब भी झूठ बोलने की कोशिश कीजिएगा पकड़े जाइएगा। ऐसे बचपन में हम लोग कितना झूठ बोलते थे, माँ पिताजी पकड़ लेते थे,
उसी तरह से वो गार्जियन है हम लोगों के, अब वो आपके गार्जियन है, पकड़ लेंगे आपका। तो एकदम नहीं, बिल्कुल सहज, नॉर्मल, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ इंटरव्यू देना है, कहीं से कोई चालाकी नहीं करनी है। जानते हैं तो बताना, नहीं जानते नहीं, सिंपल सी बात है वो। और हर चीज आप जानिएगा ऐसा कोई संभव नहीं है। हम जितना जान रहे आप थोड़ी जान पाएगा, या इंटरव्यू बोर्ड जो जान रहे आप थोड़ी नहीं जान पाएगा। होना ही होना है, 10%, 20%, 25% छूटता ही छूटता है। तो ये है आपका, ठीक है ना। तो ये आप इतना सारा आप कर लीजिए, और करके फिर आपका लगभग कवर हो जाएगा। ये 3-4 सेगमेंट में जाएगा। और पोस्ट प्रीफरेंस में आपका तो 68 वाले का है अलग अलग पोस्ट प्रीफरेंस, आपका तो एक ही पोस्ट है, तो प्रीफरेंस नहीं पूछेगा, अबाउट पोस्ट पूछेगा, है ना। पोस्ट प्रीफरेंस, अबाउट पोस्ट, यानी इसके बारे में पूछेगा आपसे कि बताइए AA का क्या काम होता है ना। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर कहेगा ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग कितने प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग में क्या अंतर होता है, ठीक है, बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, एक ऑडिटर की क्या क्या लायबिलिटी होती है, एक ऑडिटर का क्या क्या गुण होता है, ठीक है, आप ऑडिटर ही क्यों बनना चाहते हैं, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये सब बातें आप उसमें डालेंगे तो फिर आपका जो है आंसर आइडियल होगा। आप कहेंगे सर कुछ पता नहीं है, तो नहीं, कुछ तो जानना ही पड़ेगा आपको। जो प्रेमा फेसाई है, जो बिगिनिंग है ना, वो आपको जानना पड़ेगा, और उससे आप उसको आप क्या करेंगे, आप उसको कवर कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम बता देंगे, एक दिन क्लास ले लेंगे AA के बारे में पूरा, ये कितने तरह का ये सारा है इसमें, ताकि आप आराम से, क्योंकि बहुत बच्चे चेंज हुए हैं तो सब्जेक्ट बदले हैं, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा एक दिन। तो इस पे आपको हम एक दिन लिखा देंगे, पूरा करके आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आता है ऑप्शनल इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स जैसे ऑप्शनल बताइएगा या पढ़िएगा तो इसमें आपको यहाँ पर डीप चला जाएगा। ये अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, लगातार आपसे पूछेगा यहाँ, ठीक है। ये इसमें से आपको 2, 4, 5 सवाल इकोनॉमिक्स से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको अब जैसे पूछेगा, ठीक है आपने ऑप्शनल पढ़ा, तो बोले यस सर मैं तो पढ़ा है या मैंने पढ़ी हूँ। तो आप बताएंगे बताइए आपका कौन सा सेक्शन मजबूत है, माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या है आपका। तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर मैक्रो, क्योंकि मैक्रो में आपका 3 सेक्शन पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा बाजार आपको पसंद, परफेक्ट कंपटीशन पढ़े ही है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, है ना, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सब आप बता सकते हैं वहां पर, जैसे बोलेंगे तो आपको पूछेगा। बहुत लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो केन्जियन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर, ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा बुक में कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर में आप सहज हैं, किस पे आपको पकड़ है, कंज्यूमर पे पकड़ है, प्रोड्यूसर पे पकड़ है या मार्केट पे पकड़ है। ये जो सहज है वही बताइएगा वहां। अब उस तावला में नहीं बता सर सब अच्छा है सब जानते हैं, नहीं, जो जब पूछ रहा है तो बताइए, उसको कहिए कि सर पढ़ी तो यूं मैं सब कुछ सब सारे मैंने चैप्टर पढ़ी है सर या पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे मार्केट में सर मेरी पकड़ अच्छी है सर, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मार्केट में क्या है, बोलिए कौन सा बाजार क्या होता है, तो फिर पूछना शुरू कर देगा आपसे। MC क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होती है, संतुलन कब होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, IC कर्व क्या होता है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी क्या होता है ना, आपसे पूछेगा वो। फिर इलास्टिसिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा सवाल आपको बनेगा और आपसे पूछा जाएगा वहाँ, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बस 2 लाइन का 1 लाइन का पूछेगा आपको, बताया। अब GST क्या है पूछ देगा, बताइए GST में कौन से 2 ऐसे वस्तु हैं जिसमें कि GST नहीं शामिल, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, बजट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फाइनेंस डेफिसिट क्या होता है, सवाल बनते जाता है कुछ से कुछ। फिर रेपो रेट क्या बताइए, रिवर्स रेपो रेट क्या, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, SLR CRR क्या होता है, एकदम 2 लाइन का सवाल आपको बनेगा। तो जितने भी इंटरव्यू वाले हैं, एक हमारा किट तैयार किया हुआ है जो पिछले बच्चों को ही दिए थे, ऑडिटर में भी सब में भी, और इसे मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई कर गए। तो आप लोग भी इसको ऑफिस से ले लीजिएगा, ठीक है। और लगभग वो 70-80 पन्ने का है, तो आप 10 पन्ना रोज पढ़िएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा आराम से। और इतना पढ़ लीजिएगा तो इकोनॉमिक्स का आपको आराम से कहीं से भी सवाल आप दे सकते हैं। अच्छा दिक्कत होगी तो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं उसमें करने की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपका सेगमेंट हुआ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी पूछते हैं कभी कभी, लेकिन इतना में ही उनका समय लगभग समाप्त हो जाता है।
तो एक्स्ट्रा पूछते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर पूछेंगे तो फिर दिया जाएगा, नहीं पूछेंगे तो मेन तैयारी हमारी इतना होगी, इतना में हम आराम से लेके चलेंगे, और कुछ बातें आएंगी तो आएंगे। अरे डीप जाने का कोई सीमा होता नहीं, कहीं भी डीप जाया जा सकता है, पूछने का कोई अंत है नहीं, कुछ भी पूछ सकता है प्रसंग दिन में। दूसरी चीज है कि आई कांटेक्ट बना के रखना है आपको, पक्का एकदम याद रखिएगा, ये रीडिंग चीज होता है पर्सनल में। जैसे आपको क्या होता है, नो फियर, कोई डर नहीं, एकदम डरना नहीं है, याद रखिएगा, नो फियर। दूसरा आई कांटेक्ट, एकदम आंख मिला के बात करनी, चाहे लड़की हो या लड़का, कोई भी हो। वहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बिल्कुल जब अगर चेयरमैन साहब पूछ रहे हैं तो चेयरमैन को देखना है, मेंबर पूछ रहे हैं मेंबर को देखना है, दूसरे मेंबर पूछ रहे हैं उनको देखना है। लेकिन जब जवाब देंगे तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा सभी मेंबर पर मुखातिब हो जाएंगे कि भाई हाँ, थोड़ा सा लगे उनको कि हमको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, बस नहीं करनी है। आपका दूसरा है इंट्रेंस पहलू, इंट्रेंस पहलू कभी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स में जो इंटरव्यू का आता है वो इंट्रेंस पहलू है। इंट्रेंस पहलू में 3-4 वाइटल बातें होती है, उसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके लिए हम मॉक करा के प्रैक्टिस करा देते हैं बच्चे लोगों को, 2-4 मॉक में सब मजबूत हो जाते हैं। सबसे पहला इंट्रेंस, ठीक है। आप बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारा ओरिजिनल लेके जाएंगे, पूरा 2 प्रपत्र है, प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 आप लेके जाएंगे, उसमें फोटो 2-3 सेट में उसको बनाना है, सब में फोटो लगाना है, सब में सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है, पूरा भर के ले जाना है, पहले ही करा लिया जाएगा। जब सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको हो जाएगा, एक हॉल में बिठाया जाएगा, वहीं पर हॉल है अंदर, वहीं पर आपको एक कोड मिलेगा 4 डिजिट का, जैसे एटीएम का कोड होता है ना, 4 डिजिट का कोड मिलेगा, वही आपका पहचान है। वो कोड लेकर आपको एक प्यून आपको लेके आपके इंटरव्यू हॉल तक लेके चला जाएगा। इंटरव्यू के आगे सोफा लगा हुआ है, गेट के आगे, वहां बिठा देगा आपको, आप बैठिए। वो कह देगा जब बेल रिंग बजेगी अंदर से, तब आप बाहर से परमिशन लेके अंदर जाएंगे, वहां तक उतना कर देता है। उसके पहले ही अपना रेडी हो जाइए। उसके पहले क्या कीजिए कि आप सब चीज करा उड़ा लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करा के फिर अपने आप को, फिर बगल में वॉशरूम है, जाकर फ्रेश हो लीजिए थोड़ा। अगर आप थके हैं, चेहरा खराब है, बाल बिखरा हुआ है, एकदम फिट फाट, एकदम जैसे कि दूल्हा नहीं बन के जाता है या दुल्हन, उस तरह से जाइए। अरे जीवन का एक बहुत बड़ा क्षण होता है, लाइफ आपका सेटल होने जा रहा है, एकदम बी रेडी, अंदर से रेडी रहिएगा, मन भी आपका अंदर से उज्जवल रहता है। तो आप जाइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए वगैरह, छोटा सा कंघी रखिए, आईना रखिए, अपने आप को थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए, बढ़िया से आराम से एकदम सहज होकर फाइल लेके जाए। फाइल बाहर ही छोड़ देना, फाइल अंदर नहीं ले जाना, जहाँ सोफा है वहां पर फाइल रख दीजिएगा, आप फ्री हैंड जाइएगा अंदर। अंदर कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप आराम से वहां पर जाइए, एकदम स्माइलिंग के साथ गेट खोलिए और हल्का से एकदम स्माइलिंग के साथ इंट्रेंस पूछिए, मे आई कम इन सर, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, एकदम आराम से। जब तक नहीं बोले कि नो तो नो, यस तो यस। और रूम के अंदर घुस के नहीं पूछना है, दरवाजा है हल्का खोले, मे आई कम इन सर, बोले यस कम इन, बोलना नहीं है, ध्यान रखना है, पूछना है। अब पूछ के फिर जाके चेयर के पास खड़े हो जाना है, चेयर के पास खड़ी हो गई, जब तक बोलते नहीं है बैठने के लिए नहीं बैठना है। बहुत बच्चे देखते हैं, आप हम भी मॉक ले रहे थे, आया धड़ाक से बैठ गए। क्यों बैठिएगा भाई, आपका चेयर है, हाँ बोर्ड बिठा हुआ, उनका परमिशन चाहिए, तो खड़े हो जाइए साइड में। जब बोले कि यस यस मे योर टेक योर सीट, बोले यस यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू करके कॉन्टेक्ट बीच में चेयरमैन को देखिए, क्योंकि चेयरमैन ही स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज। चेयरमैन के पास बायोडेटा होता है थोड़ा सा संक्षिप्त, तो वो स्टार्ट करेंगे आपसे। उसके बाद सब मेंबर धीरे धीरे 1 बाय 1 पूछेंगे, और प्रेशर बनाने के लिए कभी कभी 2-3 मेंबर एक साथ भी पूछते हैं, तो जवाब 1 बाय 1 देना है, 1 बाय 1। अगर एक का खत्म हो गया, दूसरे का देना है, दूसरे का, तीसरे का, याद रखनी है कौन क्या पूछे हैं, उसके अनुसार बता देना है 1 बाय 1। तो इंट्रेंस में मे आई कम इन सर या मैडम जो भी है, अच्छा अगर वहां सर है तो मैडम है, तो दोनों को ग्रीटिंग करना है। जैसे वो गए वहां तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, है ना। चेयरमैन को देख के सभी को देखना है, एक बार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। और खड़ा होने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये पोजीशन रखनी है, इस तरह से खड़ा होनी है। आप गए तो पूरा ऐसे नहीं खड़ा हो जाना है, पीछे हो, क्योंकि आपका पोस्चर वहां इरोगेंट नहीं होनी चाहिए, एटीट्यूड जो है वो आपका लीनियंट होनी चाहिए। आप गए, खड़ा हुए, आप बोले यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, फिर बैठ गए। आप बैठने के बाद भी हाथ इस तरह पकड़ना है, बहुत लोग का हाथ इधर से उठता है, नेताजी की तरह हाथ चलाते हैं, तो वो बड़ा रिवर्स उसका जाता है हाथ, उसमें मार्क्स नहीं है, उसमें वो कहता है देखिए इस बच्चे में ऑफिसर क्वालिटी नहीं है, ऑफिसर एटीट्यूड नहीं है, इसमें एप्टीट्यूड रॉन्ग है इसका। तो ये सारा चीज जो है आपको वहां पर रखना, थोड़ा ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस की चीज है। आप मिरर के आगे अपना प्रैक्टिस कीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, कोशिश कीजिए वहां पर, फिर आपका देखिए उस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगी।
अपने से अपना वीडियो बनाइए, उसको देखिए बोलकर, कुछ 10 क्वेश्चन बनाइए, किसी से पूछवाइए, उसको देखिए कि आपका क्या हाथ उठता है नहीं उठता है, क्या ये सब करनी है। तो आप पकड़ के वहां बैठिए, फिर अपना आराम से समझ दीजिए। तो इंट्रेंस में पूछना है, बैठने के पहले जब तक नहीं बोलता है नहीं बैठना है, बोल दिया तो बैठना है, धन्यवाद देना है। और उसके बाद हॉल के अंदर जाके चेयर के पास खड़ा होके गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, नहीं है तो नमस्ते मैम, ठीक है, या प्रणाम मैम, जो भी है सर, आपको जो सहज लगे वहां। और जब भी बोलिए तो आप हाथ, जो कि हमारा भारतीय संस्कृति परंपरा में हाथ जोड़ने की है, आराम से एकदम हल्का लीनियंट होके, जैसे वो जापानी लोग थोड़ा लीनियंट होके बोलते हैं, झुक के, बस हल्का सा बोले। देखिए नॉबुलनेस दिखनी चाहिए, ऑफिसर मस्ट बी नॉबुल, इट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए ऑफिसर। नॉबुल होना है, मधुर बोलना है, इरोगेंट टाइप की नहीं बोलना है, आवाज में थोड़ा सा लीनियंसी आनी चाहिए। ये सब चीज यही रीड होता है वहां। अब बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं सर हम तो सब जवाब दिए थे फिर भी नहीं हुआ, 50 नंबर मिला। अरे क्यों मिला आप देखिए ना भाई, कहाँ गलती कर गए आप, कहाँ परेशान हो गया। सब जवाब देने के बाद भी क्यों नहीं देगा वो नंबर? नंबर तो देने के लिए बैठा हुआ है, आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि आपको कम नंबर देके बाहर कर देगा। आप गलती कराते हैं वहां, जाने अनजाने में आपकी गलती हो जाती है, उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग बनता नहीं है कि आप आके बताइए कि हाँ ये गलती हुआ, तो हो जाती है। तो इसको इतनी प्रैक्टिस करेंगे घर में बैठकर या मॉक में कि वो आदत बन जाएगी। अब प्रणाम करने की आदत हो जाएगी, पूछ के जाने की आदत हो जाएगी, पूछ के बैठने की आदत हो जाएगी, ग्रीटिंग करने की आदत हो जाएगी, तो आदत हो गई आराम से। आई कांटेक्ट करने की आदत हो जाएगी। मैं देखते हैं क्लास में सारे लोगों को बोलता हूँ जब खड़ा कराते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे देखो, क्यों? चूंकि आई कांटेक्ट एक विकसित होता है उससे, खास करके गर्ल्स में थोड़ा फियर होता है, वो मतलब थोड़ा सा उसमें हेजिटेशन आ जाती है। नहीं, अब ऑफिसर बनने जा रहा है, 1000 आदमी मिलने हो जाएगा आपसे, वहाँ 500 आदमी का डेली शिकायत सुनिएगा आप। किसी जिला में जाइएगा, किसी प्रखंड में जाइएगा, तो वहां पर आपको पब्लिक के बीच रहना, क्योंकि आप लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, तो आपका काम ही है पब्लिक से मिलना, पब्लिक का काम करना। तो आप वहां पर हेजिटेट कैसे करेंगे? वहां तो आपको रहना है, बोल रहना, आई कांटेक्ट में बात करनी है, बोलना है। डीएम साहब बुलाएंगे, कमिश्नर साहब बुलाएंगे, सीएम साहब के पास कहीं भी आप, तो मस्ट बी, यू मस्ट बी आई कांटेक्ट। देखिए आंख कौन चुराता है? जो डरा हुआ है, जो गलत है। अब आप बोल रहे हैं ऐसे ताक रहे इधर, आप बोल रहे हैं इधर, अगला कहेगा देखिए आंख चुरा रहा है। नहीं, वो तो क्योंकि आप ऑन ड्यूटी है ना। ऑन ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट बोलना किसी चीज को। तो ये सब क्वालिटी वो ढूंढते हैं वो लोग, ये हम लोग जानते हैं कि क्या ढूंढते हैं। हाँ, ये सब चीज को आप लोग थोड़ा सा डेवलप कीजिए, हो जाएगा। क्लियर है? पूछिए। हाँ पूछिए। देखिए अगर वहां अगर मेल है, जैसे चेयर, पहले तो चेयरमैन को करना चाहिए, जो चेयरमैन बीच में बैठे रहते हैं, तो चेयरमैन साहब को बोलिए वहाँ गुड मॉर्निंग सर, ठीक है ना। और बाकी फिर मैम है तो फिर गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि नहीं पहले मैम को बोलना चाहिए। तो हमारे समझ से चेयरमैन सीनियर होते हैं और किसी संस्था का हेड होते हैं, वो पूरा बोर्ड बना हुआ है, उस बोर्ड का हेड है, तो मस्ट बी ग्रीटेड फर्स्टली द चेयरमैन, देयर आफ्टर द मेंबर्स। अब भले फीमेल है लेकिन मेंबर के रूप में बैठी हुई है वहां, अगर फीमेल ही चेयरमैन है तो मस्ट बी रिगार्डिंग फर्स्टली, मस्ट बी ग्रीटिंग फर्स्ट, तो उनका फर्स्ट होनी चाहिए। तो चूंकि बहुत हल्का सेकंड का रहता है ना, आप जैसे उनको देखिए, मैडम को देख लिए, आप बोले सर गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम, हो गया। लगातार एक आध मिनट तो लगा, हाफ सेकंड भी नहीं लगता, तो बोल के निकल सकते हैं। तो ये इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि किसको पहले बोलना है। अरे जो उस समय आपके पास अगर आ जाता है तो आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चेयरमैन मस्ट बी ग्रीटिंग फर्स्टली। चेयरमैन जो है चूंकि सीनियर होते हैं, वो उनका बोर्ड का एक हेड होता है। बोलिए बोलिए, पूछिए। देखिए प्रणाम तो सबसे अच्छा है। गुड मॉर्निंग में कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, अगर मान लें आदत नहीं है गुड मॉर्निंग बोलने का, तो आप आराम से वहां बोल सकते हैं प्रणाम सर, ठीक है, प्रणाम मैडम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही बार है। सुबह बोलिए, शाम बोलिए, आप दोपहर बोलिए तो प्रणाम ही रहेगा। लेकिन गुड मॉर्निंग में वही है झंझट कि अगर मान ले अगर दोपहर है या शाम है, शाम में इंटरव्यू 4 बजे हो रहा है, कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, निकल गया मुंह से, तो थोड़ा सा वो तो हो ही जाता है। अगर आपका फ्लुएंसी बना हुआ, आदत है, प्रैक्टिस है, तो बेटर है। आने तो होते ही थोड़ा सा आदमी जैसे घुसते ही नर्वस हो जाता है ना आदमी, तो हार्ट बीटिंग थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो उस समय होता है कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो सबसे बेस्ट है ये प्रणाम सर, प्रणाम, हो गया खत्म। अरे हम लोग बड़े बुजुर्ग को क्या करते हैं, प्रणाम ही तो करते हैं ना। बिहार के खाद्य कल्चर में और कहीं भी है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ तो चलता है, कॉर्पोरेट वगैरह में तो प्रणाम लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।
तो जो आप में सहज हो, दोनों चलता है, दोनों में मार्क्स उतना ही है, कोई गलत नहीं है और कोई कम या कोई इंफीरियर या कोई सुपीरियर नहीं है। जिसमें आप सहज हो, आप बढ़िया से बोल पाते हो, बोलिए। और बोलने के समय थोड़ा सा अगर हाथ जोड़ते हैं, अगर एक भाव आता है तो ये और भी बेटर है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और झुकते हैं तो दैट इज आर ऑल्सो बेटर, थोड़ा सा हल्का लीनियंट हो गया तो यह भी बेटर है, बड़ा अच्छा भाव है। कोई आदमी आपको झुक के प्रणाम करे, मतलब दोनों चीज से आपके समर्पित है, आपके लिए, आपकी इतनी स्वागत में है, तो ऐसा होता है। आप जो आपके आदत में शामिल कर पाए आप कर लीजिए। हाँ, क्या चीज में, क्या घबराहट, हाँ अच्छा, अगर हकलाहट नेचुरल है तब तो फिर बाद में वो, हाँ हकलाहट बने हकलाता है लोग, अगर नेचुरल है, ठीक है, तो नेचुरल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचुरल होगा तो बोर्ड रीड कर लेंगे कि भाई इनका तो बाय बर्थ है, बाय नेचर है। अब गॉड का ही देन है, हर व्यक्ति अपने से थोड़ी, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस पे सवाल पूछेगा तो सर मुझे बचपन से है सर, ये आदत सर मुझे बचपन से है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए भगवान जिसको जिस रूप में बनाया है, कहता है ना एवरी पर्सन इज द स्पेशल इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक फिल्म आई थी तारे जमीन पे, उसमें कहा था हर बच्चा खास होता है, तो आप में भी खास है, याद रखिए, हर बच्चों में खास गुण है। देखिएगा किसी का स्माइल अच्छा है, किसी का बोलना अच्छा है, किसी का मुस्कुराना अच्छा है, किसी का समझाने की पावर है, किसी को सुनने की शक्ति है ना, किसी का जो है कन्विंसिंग पावर, मतलब हर खास है, हर लोगों में खास। किसी का राइटिंग सुंदर है, किसी का बहुत IQ बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत सारा चीज है, हर लोगों में खास है, हम आप पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन सीनियर्स लोग देखते हैं वो, इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है, जो भी है। देखिए रंग रूप, ऊंचाई, कद काठी, व्यवहार, हकलाना या धीमा बोलना, तेज बोलना, बहुत कम बोलना, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने है वहां पर आपका उस समय, उस पीरियड में आपने किस तरह प्रेजेंट कर पाया अपने आप को।